ईरान और इज़राइल की बीच जो जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, आज इस पर मुख्य रूप से हम बात करेंगे। तो ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, 1 साल से तो हो गए हैं लगभग। और जिस तरह से दोनों तरफ से रॉकेट से, बैलिस्टिक मिसाइल से, सुपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, लगता है कि ये युद्ध और भी आगे बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता प्रतीत हो रहा है कि अब ये थर्ड वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे कुछ और कंट्री इन्वॉल्व बैक से शामिल होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक ट्रंप ने बयान भी दिया है, G7 को छोड़ करके वो एक दिन पहले निकल गए हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई सीज़ फायर नहीं होगा, टोटल एंडिंग होगा ईरान का। तो ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है, किंतु ट्रंप के बयान पे इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बार बार क्या है, अपने बयान को बदलते रहते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। उन्हें एक क्या कहें, नॉन सीरियस लीडर कह सकते हैं। उनमें थोड़ी भी समझदारी तो है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। इससे पहले भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उस समय उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई थी, बट इस टाइम जब से वो बने हैं सेकंड टर्म में, तो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, टैरिफ वार छेड़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें अचानक से जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो इस बात को अभी हम छोड़ देते हैं। हम बात यहाँ मुख्य रूप से है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो इसमें जीतेगा कौन, क्या लगता है? एक संभावना हम लोग देखते हैं कि कौन जीतेगा इसमें। नो डाउट, अगर इंडिया से हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं इज़राइल एक सॉफ्ट छवि के रूप में हमारे तरफ से बना हुआ है, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि इज़राइल जीत जाए या युद्ध बंद हो जाए। ऐसे तो ज़्यादातर भारतीय यही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, युद्ध अच्छा नहीं होता, ये युद्ध हमेशा विनाश का कारण बनता है। बट अगर रियल बैटल ग्राउंड हम लोग देखते हैं तो इनिशियली फेज़ में ये लग रहा है कि इज़राइल जो है वो ईरान को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी, आयरन डोम और भी बहुत कुछ, थार्ड जो अमेरिका ने उसे दिया है, ये सब बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट जिस चीज़ की चर्चा बिल्कुल नहीं लोग कर रहे हैं वो है ईरान के बारे में। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जितना लोग उसे ये दुनिया दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आप लोगों को। खाड़ी युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा, और वो युद्ध हुआ था किसके बीच? ईरान और इराक के बीच। ईरान और इराक के बीच जो खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या है, एक जगह के चलते हुआ था। जो एक वहाँ नदी बहती थी, उसके कारण ये युद्ध मुख्य रूप से वहाँ लड़ा गया था। नियर अबाउट सितंबर के आसपास 1980 में इराक ने ईरान पे आक्रमण कर दिया था, और वहाँ से ये युद्ध चला लगभग 88 के आसपास। ये सीज़ फायर हुआ था वहाँ ईरान और इराक का। मुख्य रूप से अगर जितने भी युद्ध के विश्लेषक हैं या जो पॉलिटिक्स को समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था बेसिकली अमेरिका के कारण हुआ था, क्योंकि अमेरिका एक बड़े पैमाने पे तेल वहाँ से लेना चाहता था, और सस्ते दामों पे। उसका तेल के जो जितने भी कुएँ थे उस पर कहीं ना कहीं आधिपत्य हो जाए, तो उसको अपनी एसेट मानता था एक तरह से। इसलिए उसने ईरान और इराक के बीच युद्ध करवा दिया। युद्ध तो हो गया, फ़ायदा भी अमेरिका को बहुत हुआ इसमें।
बाद में जिस तरफ से उन्होंने युद्ध को लड़ा था, अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट किया था इराक को, उसके ही मेन लीडर सद्दाम हुसैन को उसने बाद में मरवा दिया। ये भी जग जाहिर है। अब बात मुख्य रूप से मैं ईरान इराक युद्ध की नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्य रूप से बात ये कर रहा हूँ कि ईरान पर। ईरान लगभग अगर हम उस कालखंड में देखें तो 1980 से 1988 टू 89 मान के चलते हैं, इतने लंबे समय तक जबकि अमेरिका इराक के तरफ था, ईरान को हरा नहीं पाया, ईरान को जीत नहीं पाया। अब 1980 से लेके आज 2025 एक लंबा समय है और इस दौरान ईरान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा कि इज़राइल जो है ईरान को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल संभव, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता है। अब रहा बात है अमेरिका पूरी तरह से इज़राइल के साथ है, और भी बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, किंतु दूसरी तरफ अगर हम ईरान का गठबंधन देखें, सहयोगी देखें, तो कहीं ना कहीं उसके साथ दो महाशक्तियां शामिल हैं। एक चीन जो उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और दूसरा तरफ रूस। जी हाँ, रसिया भी उसे सपोर्ट कर रहा है। कारण भी एक है कि रसिया और यूएस अमेरिका विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। अभी हमने यूक्रेन और रसिया वार में ये सब चीज़ें देख ली हैं और चल भी रही हैं अभी भी। तो अब ईरान की तरफ मुख्य रूप से दो बड़े, बहुत बड़े देश गठबंधन में हैं, और अगर हम देखें इज़राइल के तरफ से, तो इज़राइल की तरफ से सबसे बड़ा जो देश है वो है अमेरिका। अब इतना बड़ा देश अमेरिका होने के बावजूद, चूँकि अमेरिका में अभी ट्रंप सरकार है ना, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कुछ भी स्टेबल नहीं दिख रही है। हालिया जितने भी डिसीज़न लिए गए हैं, बयान दिए जा रहे हैं, थोड़े दिन पहले जब अपन लोग भिड़े थे पाकिस्तान के साथ में, 4-4.5 दिन का युद्ध हुआ अपना और पाकिस्तान के साथ में, और फुल क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप आगे आ गए और उन्होंने क्या कहा कि हमने इनके बीच में मध्यस्थता की, सीज़ फायर कराया, ये किया वो किया, जिसके सपोर्ट में उसी बयान को ध्यान में रख कर के हमारे देश के बहुत सारे नेता ने बोला कि अमेरिका के बात मान ली गई, अमेरिका के आगे भारत झुक गया, और भी बहुत कुछ कहा गया था। बहुत सारे नेता हैं जिसके बयान आप सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पे सुने होंगे। तो एक्चुअल में क्या था वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या है, ट्रंप की बातों को इतना इम्पोर्टेंट अभी दुनिया दे नहीं रही है। डर तो रही है उसकी बातों से, बट इतना उसको इम्पोर्टेंट दे नहीं रही है। और तो इसके अनुसार अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपका इज़राइल जो ये सोच रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो जाएगा, चारों तरफ से उसके फाइटर जेट, बॉम्बर, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सभी F-16 वगैरह सभी हमला करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होता दिखता नहीं है। सपोर्ट वो करेगा किंतु बाहर से करेगा। जैसे हम लोग इंडिया में सुनते हैं ना कभी कभी कि संसद में हम
बाहर से सपोर्ट करेंगे, मतलब सरकार में हम मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में हम कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन सरकार में हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, मतलब हम आपके तरफ हैं। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है कि अमेरिका का रुख भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होने वाला है। वो क्या करेगा कि बहुत सारे इसे फाइटर जेट दे सकता है, मिसाइल्स दे सकता है, बट खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने क्लियरली कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो हम अमेरिका पे भी हमला करेंगे। और अमेरिका के बहुत सारे वेपन्स, एम्यूनिशंस, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान के पास हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके बेस बने हुए थे। जब से ईरान और इराक युद्ध शुरू हुआ था, उसने पूरा मिडिल ईस्ट में अपने अपने अलग अलग देशों में बेस बना कर रखा था अमेरिका ने। ट्रंप आने के बाद, बाइडेन आने के बाद इसमें थोड़ी सी ये हो गई। अफ़गानिस्तान में भी बहुत बड़ा बेस उनका था, और ये बड़ा फेल्यूर रहा बाइडेन का कि बाइडेन आने के बाद जो है अफ़गानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिका की फ़ौजें हटा दी गई, और उसके सारे या हटा दी गई या उन सारी चीज़ों पे जो है अफ़गानिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो ये कितना कमज़ोर अमेरिका उस समय दिख रहा था, ये पूरी दुनिया ने देखा है इसको। अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले जो इस युद्ध के जो मतलब ख़त्म कहाँ होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहें तो सबसे जो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और वो है ऑयल प्राइसेस। जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही निचले स्तर पे चले गए थे, अब लगभग वो 100 बैरल पे आ गए हैं, $100 पे। तो अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये 500 तक जा सकता है, 300 तक जा सकता है, मतलब कम से कम 3 गुना प्राइस बढ़ना लगभग तय है। अब ऑयल के अगर प्राइस, क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो हर देश की इकोनॉमी चरमराएगी, अमेरिका में खास करके, क्योंकि अमेरिकन लोग ज़्यादातर सुविधा पसंद हैं और उन्हें ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एकदम नेसेसिटी है, उसके बगैर वो नहीं रह सकते। उसके डे टू डे वर्क में ये एकदम क्या बोले, चोली दामन वाला हाल है, इतना इम्पॉर्टेंट है वहाँ ये दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल, फ्यूल बेसिकली हम जिसे कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भैया अगर पेट्रोल अगर 100 रुपया मिल रहा, अभी 103, 104 मान के चलते हैं, अलग अलग शहरों में थोड़े बड़े डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, 100 से 105 मान लेते हैं, एक राउंड फिगर पकड़ते हैं, इस बिटवीन ही हमारा पेट्रोल अभी है। अब मान लो कि ये 3 गुना होता है, तो 3 गुना होने का मतलब सीधा सीधी 300। अब ये 300 अगर पेट्रोल होगा तो इंडियन तुरंत इसके अल्टरनेटिव पे जाएंगे, मैक्सिमम सिर्फ जहाँ ज़रूरत है उसी जगह पे ये खर्चा करेंगे पेट्रोल, वहीं गाड़ियाँ निकालेंगे। अदरवाइज़ ये मैक्सिमम इंडियन का माइंड सेट होता है, वो तुरंत अल्टरनेटिव पे जाते हैं। उसका जो भी अल्टरनेटिव होगा हम उस पर जाएंगे, सरकारें भी जाएंगी, और बचत कहीं ना कहीं भारतीयों के मन मस्तिष्क में रहता है, तो बचत पे प्राथमिकता जरूर देंगे। तो भारत बहुत हद तक ऑयल प्राइसेस बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। जितने भी फूड ग्रेन हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सभी ट्रांसपोर्ट होकर के आएंगे तो वो महंगा होगा, और वो हमारी आपकी जेबों पे भारी पड़ेगा। ये बिल्कुल तय है, होना ही है ऐसा। अगर ये युद्ध जितना ज़्यादा लंबा खिंचाते जाएगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सीएनजी है, नेचुरल गैस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आज भी जो है क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। हम मैक्सिमम चीज़ें, हमारी गाड़ियाँ डीजल पे चलती हैं,
ऑलमोस्ट व्हीकल पेट्रोल और डीजल पे ही चल रही हैं। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी है बट उसकी उतनी गाड़ियाँ अभी है नहीं, मार्केट में है नहीं, और है भी तो उसके चार्जिंग स्टेशन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर डेवलप नहीं है अपने देश में। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हमारा देश का जो है घरेलू खर्चा भी लोगों का बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपेंस भी डेफिनेटली बढ़ने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जिस मुल्क ने 8 साल तक युद्ध लड़ा है और हारा नहीं है, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, इराक और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसे युद्ध लड़ने का काफ़ी अच्छा एक अनुभव भी है। दूसरी तरफ इजराइल को भी हम कमज़ोर इसलिए नहीं कह सकते हैं, आज तक ने हमने कमज़ोर देखा भी नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से अपने दुश्मन मुल्क से घिरा हुआ है और फिर भी वो कंटिन्यू फाइट करते रह रहा है। अब इसकी ऐसी दशा ही है। ये सारे फाइट्स जेरूसलम के चलते ही हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सबको पता है। तो अगर ये युद्ध कंटिन्यू चलता है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि ईरान इसमें पॉजिटिव साइड में रहेगा। इजराइल को काफ़ी बड़ी नुकसान झेलनी पड़ सकती है। रही सूरत-हाल, देखते हैं युद्ध का आगे किस तरह से रुख मुड़ता है, क्या पॉलिसीज चेंज होती हैं, वर्ल्ड के जो बड़े लीडर हैं वो कैसे इसको रोक सकते हैं कि नहीं। और पिछले लास्ट 3-4 साल से हमने देखा है कि जो इन सब चीज़ों को स्टॉप करने का, रोकने का काम यूनाइटेड नेशन करता है, यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूँ तो देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए है, किंतु किसी भी वर्तमान में जितने भी युद्ध हो रहे हैं या हुए हैं, छोटे हो या बड़े हो, इसने कुछ खास प्रोग्रेस दिखा नहीं पाया, कुछ ऐसे निर्णय उन्होंने दिखा नहीं पाए हैं कि जिसके चलते कोई भी युद्ध रुका हो। और ये कहीं ना कहीं तब से ये हुआ है जब से अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को जो है कम शेयर देना चालू किया है, अपने शेयर घटा लिए हैं, जो वो पैसे देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो सब कम हो गए जब से, तब से ऐसा ये देखने को मिल रहा है हमें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ झगड़ों को निपटारा कराने के लिए था, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर होते हैं तो उसको सॉल्व कराने के लिए था, बनाया गया था। बट अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 5 साल में अगर हम लोग देखें तो ये युद्ध को रोकने के, कोई भी युद्ध को रोकने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाकाम हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएनओ इसमें कुछ कर पाएगा। और अब फिर से जो पहले जिस तरह से युद्ध हो रहे थे, लोग अपने देश अपनी मनमानी करते थे, दूसरे देशों पर हमला करते थे, उस दूसरे देशों के ज़मीनों को हड़पते थे, अब कहीं ना कहीं उसी तरह का फिर से एक दौर शुरू हो गया है। हालांकि आज के समय में किसी भी दूसरे देश को जीत पाना लगभग असंभव है। उस पर हमला किया जा सकता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है, बट इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ पब्लिक रहती है, आप उनके दिलों को जीत लें या उनके दिलों पे अपने झंडे लहरा दें, अभी के समय में ये बहुत ही इम्पॉसिबल मुझे तो एटलीस्ट लगता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं, कि कौन किस तरह से जीतेगा, क्या हारेगा। मिलिए हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।